गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू IIBS IAS एकेडमी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि IIBS की तरफ से हमने एक करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट की है। ठीक है, ये करंट अफेयर्स ना ही सिर्फ यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बल्कि स्टेट एग्जाम जो होते हैं ना, स्टेट लेवल पे पीसीएस, स्टेट पीसीएस होगा, या एसएससी सीजीएल सीएचएसएल हो गया, या किसी भी स्टेट लेवल या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है इंडिया में, ठीक है, जो कंडक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट बॉडी, उसके लिए ये करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज का करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर है, ठीक है, आरबीआई के बारे में। ठीक है, तो आरबीआई ने क्या किया है दोस्तों, रिसेंटली आरबीआई ने एक कमेटी का गठन किया है जिसके चेयरमैन है सुदर्शन सेन। ठीक है दोस्तों, तो रिसेंटली आरबीआई ने इस कमेटी का गठन किया था जिसके चेयरमैन हैं सुदर्शन सेन। इस कमेटी का गठन क्यों हुआ था? इस कमेटी का गठन इसलिए हुआ था कि भारत में जो एआरसी, ठीक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है, ठीक है, उनका कामकाज कैसा चल रहा है, या कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस करना चाहिए, या एआरसी को अपने कामकाज के लिए कोई दिक्कत आ रहा है, ठीक है, अगर वो ग्रो नहीं कर रहे हैं तो क्यों ग्रो नहीं कर रहे, कौन सी वजह है, ठीक है, उस चीज को अच्छे से स्टडी, डीपली एनालाइज करने के लिए, स्टडी करके और कुछ सजेशन देने के लिए, ठीक है, आरबीआई ने सुदर्शन सेन कमेटी का गठन किया था। और हाल ही में सुदर्शन सेन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट आरबीआई को सौंपी है, और आरबीआई ने कुछ सजेशंस दिए हैं जो कि एआरसी को बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यह जानना जरूरी है कि एआरसी होता क्या है। ठीक है, एक्चुअली एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की हम बात कर रहे हैं। वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती क्या है, ठीक है, वो करती क्या है, हमें ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों एआरसी के बारे में इस साल के बजट में भी बताया गया था कि सरकार एक एआरसी का गठन करने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो एआरसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली यूपीएससी में जीएस पेपर 3 इकोनॉमी। क्योंकि अगर हम यूपीएससी में इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, इकोनॉमिक क्वेश्चंस के बारे में, तो 90% क्वेश्चंस करंट अफेयर से रिलेटेड रहते हैं दोस्तों। ठीक है, और इकोनॉमी में बैंकिंग चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बैंकिंग चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एआरसी बैंकिंग से ही रिलेटेड है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं एआरसी होता क्या है। एआरसी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती क्या है। ठीक है, तो एआरसी जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी होता है कि एनपीए या नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता क्या है। दोस्तों दोस्तों आपको पता ही होगा, बैंक बैंक करती क्या है, बैंक एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट। ठीक है, एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट और देती है लोन। लोन बैंक देती है, ठीक है, या किसी इंडिविजुअल को भी दे सकती है, या किसी पार्टनरशिप फर्म को दे सकती है, या किसी एसोसिएट को दे सकती है, या फिर किसी बड़ी बड़ी कंपनी को भी बैंक लोन दे सकती है। ठीक है दोस्तों, जब बैंक लोन देती है दोस्तों, तो उसको बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट माना जाएगा, क्योंकि वो बैंक का एसेट है। ठीक है, अगर बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है तो वो लाइबिलिटी माना जाएगा, क्योंकि बैंक को पे करना होगा। जब भी कस्टमर डिमांड करेगा अपना डिपॉजिट के लिए, जब बैंक को पे करना पड़ेगा। अगर हम लोन की बात कर देंगे तो लोन बैंक का एसेट माना जाता है, अपना एक एसेट होता है बैंक का खुद का। ठीक है दोस्तों, तो जब बैंक लोन देती है, तो जब बैंक लोन देगी, ठीक है, तो लोन वापस भी तो लेगी। जब बैंक लोन वापस लेगी तो उसमें दो अमाउंट इंक्लूड होते हैं, एक तो प्रिंसिपल होता है और इंटरेस्ट होता है। दोनों अमाउंट इंक्लूड होते हैं, ठीक है, और प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, दोनों इंक्लूड होते हैं। और ये बैंक जो लोन दिया हुआ लोन है वो वापस लेती है ईएमआई के थ्रू, इक्विटी मॉनिटरी मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है दोस्तों, तो ईएमआई पे करना पड़ता है, जैसे आप लोग भी कभी बैंक से लोन लिए होंगे और आपको मंथली ईएमआई पे करना पड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, तो बैंक अपना लोन रिकवर करती है थ्रू ईएमआई से। ठीक है, मंथली ईएमआई होता है, तो उससे बैंक अपना लोन रिकवर करती है। तो मान लीजिए बैंक ने किसी को लोन दिया, ठीक है, मान लीजिए कि बैंक है, बैंक ने मिस्टर एक्स को लोन दिया है, ठीक है, और लोन है 2 साल का, यानी 24 ईएमआई।
24 ईएमआई है, ठीक है। तो मिस्टर एक्स ने क्या किया ना, स्टार्टिंग के जो 3 महीने हैं, 3 महीने अपना ईएमआई पे किया है, ऑन टाइम पे किया है, बिल्कुल वक्त पर पे किया है, ठीक है। चौथे महीने से वो क्या कर रहा है, ईएमआई पे ही नहीं कर रहा है। ना चौथा महीना किया है, ना पांचवा महीना किया है, या छठा महीना किया है, ठीक है। यानी पिछले 3 महीने से मिस्टर एक्स ने बैंक को अपना ईएमआई पे नहीं किया है, लोन ईएमआई, ठीक है। तो उस जो लोन है जो बैंक ने रिसीव नहीं किया है, जो लोन अमाउंट है जो बैंक ने रिसीव नहीं किया है मिस्टर एक्स से, ठीक है, उसको कहा जाएगा एनपीए और नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा विजय माल्या, ठीक है, बहुत ही पॉपुलर आदमी है, ठीक है, विजय माल्या। तो आपको ये भी पता होगा कि एसबीआई बैंक ने विजय माल्या को लोन दिया था और विजय माल्या ने लौटाया नहीं, ठीक है। वो जो विजय माल्या ने लौटाया नहीं है, वो लोन का जो अमाउंट है उसको कहा जाएगा एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो तभी कहलाता है जब बैंक या प्रिंसिपल या इंटरेस्ट लेती नहीं है, कब, 90 दिन तक, ठीक है। बैंक जब प्रिंसिपल या इंटरेस्ट 90 दिन तक रिसीव नहीं करती है, ठीक है, उस लोन को कहा जाएगा एनपीए, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ आ गया होगा कि एनपीए किसे कहते हैं। चलिए अब जानते हैं कि एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, किसे कहते हैं। तो दोस्तों अगर मैं एआरसी की बात करता हूं तो ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मानी जाती है इंडिया में, ठीक है। ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो खरीदती है, क्या खरीदती है, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट खरीदती है। एनपीए क्या है, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। एनपीए जो वो लोन है जो बैंक रिसीव नहीं किया है, ठीक है, अपने डिफॉल्टर से। डिफॉल्टर किसे कहा जाता है, डिफॉल्टर उसे कहा जाता है जिसने लोन लिया है पर लोन लौटाया नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो एआरसी क्या करती है, ये क्या खरीदती है, ये खरीदती है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। किससे खरीदती है, क्या एनपीए सिर्फ क्या एआरसी एनपीए सिर्फ बैंक से खरीदती है, नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। एआरसी जो होती है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है, वो एनपीए खरीदती है बैंक से भी और एनबीएफसी, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है, ठीक है, उनसे भी एनपीए खरीदती है, ठीक है दोस्तों। तो क्या ये एनपीए, सॉरी, क्या ये एआरसी जो है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, क्या ये कोई बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी स्टार्ट कर सकता है, नहीं दोस्तों, ठीक है। या कोई इंडिविजुअल हो या कोई पार्टनरशिप या कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर एआरसी स्टार्ट करना हो, ठीक है, तो उसको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा आरबीआई के अंडर, ठीक है। रजिस्टर करना होगा कहाँ, आरबीआई के अंडर। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आरबीआई ही उस एआरसी को रजिस्ट्रेशन करवाता है, और एआरसी को आरबीआई के अंडर ही रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, और आरबीआई ही है जो एआरसी को मॉनिटर करती है, ठीक है। सो एआरसी को मॉनिटर कौन करेगा, आरबीआई ही करेगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि एआरसी करती क्या है, एआरसी जो है ना, खरीदती है क्या, एनपीए, कहां से, बैंक से और एनबीएफसी से, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो एनबीएफसी होता है वहां से खरीदती है। क्या वो पूरे फुल बुक वैल्यू से खरीदेगी, नहीं, डिस्काउंट वैल्यू से खरीदेगी। मान लीजिए कि एनपीए है, एसबीआई बैंक का एनपीए है, मान लीजिए 10 करोड़, ये बुक वैल्यू है एनपीए का, ठीक है। क्या एआरसी 10 करोड़ में वो एनपीए खरीदेगी, नहीं, 8 या 9 करोड़ में खरीदेगी। म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा, एसबीआई और एआरसी दोनों में म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा कि वो एनपीए कितने में बेचा जाएगा। जब दोनों पार्टी रेडी होगी, जिस अमाउंट पे, उसी अमाउंट पे एआरसी क्या करेगी, एनपीए खरीदेगी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से। पर एआरसी की जरूरत क्या है दोस्तों, ठीक है, बैंक खुद भी तो अपना लोन, दिया हुआ लोन वसूल सकता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ एक बात बताता हूँ, ठीक है। बैंक जब भी लोन देती है, अगर वो लोन डिफॉल्ट होता है, ठीक है, अगर वो लोन डिफॉल्ट होता है, या बैंक को
अपना दिया हुआ लोन वापस नहीं मिलता है, ठीक है, तो बैंक के ऊपर स्ट्रेस ज्यादा पड़ता है, और बैंक उस चीज को ज्यादा स्ट्रेस देता है और उस चीज को ज्यादा महत्व देता है, क्योंकि बैंक से उसको लोन चाहिए, सॉरी, बैंक को अपना दिया हुआ लोन वापस चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो बैंक क्या करेगा ना, उस चीज पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेगा कि मेरा दिया हुआ पैसा मुझे चाहिए, और दूसरी जो बैंकिंग सर्विसेज होती है वहां पर कम ध्यान देगा, वहां पर कम एक्टिविटी होगी, ठीक है। तो बैंक को क्या है ना, ये अपने एनपीए से हटाने के लिए, ठीक है, बैंक का ध्यान अपने एनपीए से हटाने के लिए, ठीक है, सो दैट अगर बैंक एनपीए अपना किसी थर्ड पार्टी को बेच देगी और बैंक को पैसा मिल जाएगा, वही पैसा बैंक क्या करेगी, फिर यहाँ रोटेट करेगी इकॉनमी में, फिर वही पैसा बैंक दूसरे को लोन देगी, जिससे इकॉनमी रोटेट होगा, सर्कुलेशन ऑफ मनी रोटेट होते जाएगा, ठीक है दोस्तों। यही वजह है कि एआरसी की स्थापना की जाती है भारत में, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ आया गया होगा कि एआरसी क्यों जरूरी है हमारे लिए। अगर एआरसी की स्थापना ना हो तो फिर बैंक, वही है, बैंक को बहुत बर्डन पड़ जाएगा अपने एनपीओ को लेकर, और दूसरे बैंकिंग सर्विस में अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगी बैंक्स, ठीक है दोस्तों। यही एक वजह है जो एआरसी की स्थापना की गई। कौन एआरसी स्टार्ट कर सकता है दोस्तों, कोई भी, या इंडिविजुअल होगा या क्या बोलते हैं पार्टनरशिप होगा, लेकिन उसके लिए एक बेसिक क्राइटेरिया है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसी वीडियो में। तो एआरसी को कहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, आरबीआई में, आरबीआई के अंडर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और एआरसी को मॉनिटर कौन करेगा, एआरसी को मॉनिटर करने वाली बॉडी है आरबीआई, ठीक है दोस्तों। एक और बात, सरफेसी एक्ट, ठीक है, सरफेसी एक्ट क्या कहता है, सरफेसी एक्ट ये कहता है कि भारत में एनपीए, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट से पीछा छुड़ाने के लिए एक बॉडी बनाई जा सकती है जिसका नाम है एआरसी, ठीक है। तो सरफेसी एक्ट 2002 ये लीगल बेसिस प्रोवाइड करता है एआरसी की स्थापना करने के लिए, ठीक है। और सरफेसी एक्ट ही पावर देता है एआरसी को, ठीक है। एआरसी को क्या पावर देता है कि वो बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से एनपीए खरीदे और उस एनपीए का रिस्ट्रक्चर करे, ठीक है, बिना किसी कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट के। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, सरफेसी एक्ट ये वही एक्ट है जो बैंक को पावर देता है कि अपने एनपीए, ठीक है, जो बैंक का अपना एनपीए, ठीक है, उसको सुधारने के लिए जो बैंक ने प्रॉपर्टी दी है, मॉर्टगेज की जो प्रॉपर्टी दी है, उस प्रॉपर्टी को सीज करे और उस प्रॉपर्टी को बेच दे, ठीक है दोस्तों, बिना किसी कोर्ट के इंटरवेंशन के। ये सरफेसी एक्ट बैंक को पावर देता है। तो उसी एक्ट के तहत बैंक क्या करेगी, अपना एनपीए एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच देगी। समझ में आया दोस्तों कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी करती क्या है। तो चलिए दोस्तों अब इसके स्थापना के बारे में बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर मैं स्थापना के बारे में बात करूंगा तो कोई भी इंडिविजुअल या कंपनी होगी, ठीक है, या एसोसिएट होगा जो एआरसी खोलना चाहेगा, जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की स्थापना करना चाहेगा, उसके लिए सरफेसी एक्ट में ये कहा गया है कि मिनिमम कैपिटल 2 करोड़ होना चाहिए, खुद का ओन कैपिटल, ओन फंड जो होता है ना, खुद का ओन फंड 2 करोड़ होना चाहिए। पर 2017 में आरबीआई ने यह कहा गया कि मिनिमम ओन फंड 100 करोड़ होना चाहिए, तभी कोई भी कंपनी अपना एआरसी खोल सकती है, ठीक है दोस्तों। सरफेसी एक्ट में ये कहा गया है 2 करोड़ खुद का फंड, ओन फंड, बट आरबीआई ने 2017 में इसको अमेंड करते हुए ये कहा गया कि 100 करोड़ मिनिमम ओन फंड होना चाहिए, तभी कोई भी कंपनी या इंडिविजुअल अपना एआरसी खोल सकती है। और आरबीआई ने यह भी कहा गया है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को कैपिटल एडवोकेसी रेशियो 15% रखना चाहिए, ठीक है दोस्तों, कैपिटल एडवोकेसी रेशियो। सो दोस्तों ये कैपिटल एडवोकेसी रेशियो क्या होता है, कैपिटल एडवोकेसी रेशियो ये होता है दोस्तों, किसी भी बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को अपने कैपिटल से एक अलग अमाउंट रखना पड़ता है, ठीक है दोस्तों, अपने कैपिटल से एक अलग सा अमाउंट, एक अलग रेशियो में अमाउंट रखना पड़ता है,
वो रेशियो डिसाइड कौन करेगा? वो रेशियो आरबीआई डिसाइड करता है। उसी रेशियो को कहा जाता है कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो। सो एआरसी के मामले में आरबीआई ने ये कहा गया है कि एआरसी का कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो 15% होना चाहिए, यानी एआरसी कंपनी को अपने कुल कैपिटल का 15% अमाउंट साइड में रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप अगर चाहते हो कि मैं किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो प्लीज प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।